Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 6, British Economic Policies and their Impact. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. बेटा जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि हमारे जो इंडियन पीजेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या ग्रो करें, इंडिगो, टी, कॉफ़ी, ओपीएम, अफीम, जिससे कि वो इसे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करके या इन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके इनसे फिनिश गुड बना के पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर पाए. ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो. सारा रॉ मटेरियल बस हम ग्रो करें, और रॉ मटेरियल में भी हम क्या ग्रो करें, जूट, कॉटन, इंडिगो, ये सारी चीज़ें वो हमसे ग्रो कराना चाहते थे. तो जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था बेटा, तो कमर्शियल क्रॉप जो थी वो यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ के लिए किसका काम करती थी, रॉ मटेरियल का काम करती थी. कौन कौन सी क्रॉप थी जो हमसे चाहते थे अंग्रेज ग्रो करवाना, वो थी इंडिगो बोले तो नील. आप लोगों ने वो ऐड देखा होगा ना, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, वो इंडिगो काय के लिए यूज़ करते थे वो लोग, क्लॉथ को डाई करने के लिए, नीला कपड़ा बनाने के लिए. रॉयल नेवी का जो यूनिफॉर्म होता है उसके लिए इंडिगो का यूज़ हुआ करता था. मलबेरी क्यों, फॉर रेयरिंग सिल्कवॉर्म को रेयर कराने के लिए. आप लोगों को पता होगा ना कि जो सिल्कवॉर्म होता है वो मलबेरी के ऊपर ही रहता है, तो उसके लिए मलबेरी ग्रो कराना चाहते थे. सिनकोना, कुनेन की गोली आप लोगों को पता होगा, है ना. पॉपी बोले तो ओपीएम, अफीम, वो ग्रो हमसे कराना चाहते थे. टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, जूट, रबर, वो चाहते थे कि हम हमारे गेहूँ, चावल, व्हीट, राइस छोड़ दें, मक्का ग्रो करना छोड़ दें, ज्वार नहीं ग्रो करें, सिर्फ ग्रो करें तो क्या, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, जूट, पॉपी बोले तो ओपीएम. सिनकोना जैसे क्या बनती थी, कुनेन की गोलियां, वो आपको पता होगा ना कि वॉश एरियाज़ में हम लोग हमारे कपड़ों के बीच में कई बार जो कपड़ों को हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं उनके बीच में जो वाइट कलर की गोलियां रखते हैं, वो वाली गोलियां इससे सिनकोना से बनती हैं. मलबेरी और इंडिगो, ये सारी चीज़ें वो हमसे ग्रो कराना चाहते थे. ये जो क्रॉप थी ये बड़े बड़े स्टेट्स में ग्रो कराई जाती थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन, जिनके ऑनर कौन ही होते थे, प्लांटर्स. और ये मैक्सिमम प्लांटर्स जो हुआ करते थे वो अंग्रेज ही हुआ करते थे. वो तो बाद में ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई और ये प्लांटेशन फॉर्म हमारे हुए, पहले तो अंग्रेजों के ही कंट्रोल में थे. मोस्ट प्लांटर इन इंडिया वर ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन ओरिजिन. बहुत सारे जो प्लांटर्स थे या तो ब्रिटिश थे या ब्रिटिश ओरिजिन के थे, जैसे डच होंगे, फ्रेंच होंगे, ऐसे. जब टी प्लांटेशन एस्टेब्लिश हुआ बहुत बड़े स्केल पे, कहाँ पर, असम में, नॉर्थ बंगाल में, केरला में. ठीक है, फिर फैक्ट्रीज स्टार्ट होने लग गई इंडिगो को प्रोसेस करने के लिए, जूट को प्रोसेस करने के लिए, पॉपी को प्रोसेस करने के लिए. ये कहाँ पर हुई, बंगाल में और बिहार. और बेटा इंडिगो, जूट, पॉपी को प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रीज कहाँ पर लगाई गई, मेनली बंगाल और बिहार में. ठीक है, तो टी प्लांटेशन भी हो रहा है, इंडिगो, जूट, पॉपी के ऊपर प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रीज भी लगा दी गई हैं, कहाँ पर, बंगाल और बिहार में. तो जो प्लांटर्स थे बेटा वो किसको अट्रैक्ट करते थे यहाँ पर काम करने के लिए कि भाई आओ हमारी फैक्ट्रीज़ में, हमारे प्लांटेशन फॉर्म में काम करो, वो थे ट्राइबल और लैंडलेस लेबर. वो लेबर जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं थी, ट्राइबल पीपल, इन सबको लोड करते थे, उन सबको लालच देते थे कि आओ हमारी फैक्ट्रीज़ में, हमारे प्लांटेशन फर्म में आप लोग काम करो. अगर हम टी प्लांटेशन की बात करें बेटा, तो टी प्लांटेशन की ये बेसिक नीड है कि फैक्ट्री उसके पास में ही लगाई जाए, जिससे जो टी की फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे. तो बहुत सारे ट्राइबल्स को इस तरीके से लालच दे के लाया गया, उन्हें फैक्ट्री में भी काम कराया और प्लांटेशन वर्कर की तरह भी रखा. ऑल इन ऑल इन्हें स्लेव लेबर बना के रखा गया था. गुलाम, जैसे हम गुलामों को खरीदते और बेचते थे ना, वही कंडीशन हो गई थी वो ट्राइबल और लैंडलेस लेबर की, कि उन्हें लालच दे करके बुला तो लिया गया काम कराने, पर उनकी कंडीशन लेबर, स्लेव जैसी थी, गुलाम जैसी थी. उन्हें फोर्स किया जाता था, किसको, किसानों को.
किसानों को किस बात के लिए फोर्स किया जाता था कि भाई आप कमर्शियल क्रॉप ही ग्रो करोगे। किसानों के ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता था कि आपको अपनी ज़मीन के इस पर्टिकुलर हिस्से पर तो कमर्शियल क्रॉप को ही ग्रो करना है, और जो प्रोड्यूस है आपकी उसको फैक्ट्रीज को बेच देना है, वो भी लो प्राइजेज में। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, दे मतलब कौन लोग, प्लांटर्स, ये फोर्स करते थे किसको, हमारे किसानों को, कि भाई आप भी कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करो और सेल करो, इसको अपनी प्रोड्यूस को सेल करो फैक्ट्रीज को, वो भी कैसे, कम दामों में। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर इंडियन लैंडलॉर्ड्स जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हाई रिटर्न में, उन्होंने भी स्विच किया अपने आप को कमर्शियल क्रॉप्स में। देखो बहुत सारे हमारे खुद के किसान भाई ऐसे थे जो चाहते थे कि यार ये प्लांटर्स को इतना मुनाफा हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है कमर्शियल क्रॉप ग्रो करके, तो क्यों ना हम भी करें। तो उन लोगों ने भी कमर्शियल क्रॉप ग्रो करना चालू कर दिया, देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। अब मैक्सिमम लोग जब कमर्शियल क्रॉप ही ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना। कोई भी ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल ग्रो ही नहीं कर रहा है, फिर कैसे काम चलेगा। इस वजह से हमने देखा स्कैरसिटी आ गई, कमी हो गई फूड ग्रेन्स की, और फूड ग्रेन्स के प्राइसेस राइज करने लग गए, और पीजेंट्री की लाइफ में मिजरी बढ़ गई। जो दयनीय स्थिति किसानों की थी वो और वर्स्ट हो गई, क्योंकि अब उनको खाने के लिए जो अनाज खरीदना पड़ रहा है उसकी प्राइसेस हो गई है महंगी, और उनसे ज़बरदस्ती क्या ग्रो कराया गया, कमर्शियल क्रॉप्स। तो मतलब ब्रिटिशर्स की कोई भी पॉलिसी हो, एक भी पॉलिसी ढंग की तो नहीं थी। वो चाहते थे कि हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करें। कमर्शियल क्रॉप्स बोले तो पॉपी, जूट, ऑयल सीड्स, सिनकोना, मलबेरी और इंडिगो, ये सब हमने ग्रो किया। कुछ तो प्लांटर्स जो ब्रिटिश के थे या और यूरोपियन ओरिजिन के थे, उन लोगों ने ग्रो किया। उनको देख देख के हमारे ज़मींदारों को भी लगा यार हम भी प्रॉफिट कमाते हैं, उन्होंने भी उसी को ग्रो किया। तो वो लैंड जिस पे अभी तक फूड क्रॉप्स ग्रो की जा रही थी, अब क्या ग्रो किया जा रहा है, कमर्शियल क्रॉप। तो हालत हमारे किसानों की ख़राब हो गई, क्योंकि फूड प्राइस राइज कर गए, जिनको खरीद किसान अब नहीं पा रहे हैं। और किसान क्यों नहीं फूड क्रॉप ग्रो कर रहे बेटा, क्योंकि उन्हें भी फोर्स किया जाता था कि आपको अपनी ज़मीनों पे क्या ही ग्रो करना है, कमर्शियल क्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल। तो जो टेक्सटाइल्स था बेटा हमारा आदि काल से जाना जाता है। मतलब कुछ तो ऐसे हमें प्रूफ मिले हैं कि हम आज से 5000 साल पहले कॉटन क्लॉथ बना लेते थे। ठीक है, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेहरगढ़ में पहली बार कॉटन प्रोड्यूस हुआ, और कॉटन टेक्सटाइल हम 5000 साल पहले बनाने लग गए थे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जिस चीज़ में हम ट्रेड करते थे, जिस चीज़ में हमारी मास्टरी थी, वो था टेक्सटाइल। हम इतने प्रकार के और इतने सुंदर सुंदर टेक्सटाइल बनाते थे कि ब्रिटिशर्स चाह कर भी वो नहीं काम कर पा रहे थे, वो हमसे कॉम्पीट ही नहीं कर पाते थे टेक्सटाइल में। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 17वीं सेंचुरी के एंड तक इंडिया का जो कैलिको था वो 80% सिर्फ और सिर्फ किसको बेचा जाता था, फॉरेन कंट्रीज को। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड करने लगी तो उसका 80% जो ट्रेड था वो काय में ही होता था, कैलिको में होता था। फिर से ध्यान से सुनो, इंडियन कैलिको अकाउंटेड फॉर मोर देन 80% ऑफ कंपनीज ट्रेड। कंपनी जो ट्रेड करती थी उसका 80% अकेले किसका ही हुआ करता था, कपड़ों का ही हुआ करता था। इस पर्पज़ के लिए जो इंडियन टेक्सटाइल थे उन्हें क्लासिफाई किया जाता था कि भाई ये प्लेन वाइट कॉटन है, ये प्लेन डाइड कॉटन है, स्ट्रिप्ड है, चेक्ड कॉटन है, चिंस है, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ है, सिल्क गुड्स है। समझ में आ रही बात। हम कंपनी के साथ जब डील करते थे 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सेंचुरी वो पीरियड है जो 1601 से स्टार्ट होके 1700 पे ख़त्म होगा। इस टाइम में हम मेजर ट्रेड किसका ही करते थे, कपड़ों का। मतलब टोटल ट्रेड का 80% सिर्फ और सिर्फ किस में होता था, कपड़ों में होता था। कपड़ों को कैसे डिवाइड किया जाता था, प्लेन वाइट, प्लेन डाइड कॉटन, कुछ कलर वाला कॉटन होगा, कुछ प्लेन कॉटन होगा, किसी पे स्ट्रिप्स बनी होंगी, किसी के ऊपर चेक बने होंगे, ठीक है, चिंस होगा, किसी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की होगी, सिल्क गुड्स होंगे। तो इतने सारे टाइप के हम कॉटन में डील करते थे। अब बेटा ये जितने भी टाइप का कॉटन होता था, भले ही वो प्लेन हो, चेक्ड हो, स्ट्राइप्ड हो, इवन एम्ब्रॉयडर्ड हो, इस सबको हम लोग पैक करते थे पीसेस में। और हर पीस कैसा होता था, 20 यार्ड लॉन्ग। मतलब ये जो है ये कितनी होती थी, 20 यार्ड, ठीक है। और 1 यार्ड
वाइड होता था, 1 यार्ड वाइड होगा और 20 यार्ड इसकी लेंथ होगी। इतने पीस, मतलब इस टाइप के पीसेस हम बना के भेजते थे। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो क्लॉथ होते थे इन्हें पैक किया जाता था पीसेस में। हर पीस 20 यार्ड लॉन्ग होगा, 1 यार्ड वाइड होगा, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, पीस गुड्स। जो कंपनी होती थी वो इन्हें बाय करती थी, ठीक है, किसके बदले में, गोल्ड और सिल्वर के बदले में हमें क्या देती थी, गोल्ड और सिल्वर, और हम इन्हें क्या देते थे, पीसेस में क्लोथ, जो कि 20 यार्ड लॉन्ग होता था, 1 यार्ड ब्रॉड होता था या विड्थ होती थी उसकी, ठीक है। ये कब तक ये सिलसिला चलता रहा, कब तक ये हमें गोल्ड और सिल्वर में पे करते रहे, जब तक कि इन्हें इंडिया में रेवेन्यू कलेक्शन राइट नहीं मिले। हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, नहीं लास्ट पार्ट में नहीं, शायद नेक्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, कहीं तो किया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिल जाएंगे, वो इंडिया से ही रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, हमारा ही पैसा हमें ही दे करके चले जाएंगे। तो अब वो गोल्ड और सिल्वर जो इंग्लैंड से इंडिया आ रहा था पेमेंट करने के लिए, अब वो आना बंद हो जाएगा। ब्रिटिशर्स हमारे ही रेवेन्यू हमसे कलेक्ट करके हमें ही पे कर देंगे। अर्ली 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे, तो बेटा अर्ली 18th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो जो इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इंडियन कैलिको की पॉपुलैरिटी से। अंग्रेज बोलते थे अपनी कंट्री में, इंग्लैंड में ही, कि यार हम भी तो इतना अच्छा क्लॉथ बना रहे हैं, ये सारे हमारे अंग्रेज भाई बहन इंडियन कैलिको को ही क्यों पसंद कर रहे हैं, हमारा क्लॉथ क्यों नहीं पहन रहे। उनको आने लगी चिढ़ इंडियन से कि भैया यार इंडियन गुड्स में ऐसा क्या है, इंडियन क्लॉथ में ऐसा क्या है, हम भी तो अच्छा बना रहे हैं, हमारा खरीदे। तो वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा रिसेंटेड थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, असंतोषी थे कि इस बात को लेकर, हमारे इंडियन कैलिको की पॉपुलैरिटी को लेकर के। जैसे इंग्लैंड से आई चीज़ हमारे यहाँ इम्पोर्टेड कहलाती है, वैसे ही हमारा क्लोथ जब इंग्लैंड जाता था तो वो भी तो इम्पोर्टेड था ना। लोग बड़ी शान समझते थे इंडियन कैलिको को पहनने में, इस बात से इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे परेशान। तो उन्होंने क्या किया, 1721 में प्रेशर डाला किसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, और बोला कि कैलिको एक्ट लेके आओ और बैन लगा दो कि इंग्लैंड में इंडियन कैलिको का यूज़ तो होगा ही नहीं। अब देख रहे हो कितने दुष्ट थे। अभी ये लोग चाहते हैं कि ये जो भी कुछ भेजे वो हम इजीली एक्सेप्ट कर लें, उनके ऊपर ड्यूटीज़ ना लगाएं। पर 1721 में ये हमारे क्लोथ से इतना डरते थे कि इन्होंने कैलिको एक्ट पास करवाया पार्लियामेंट से। क्योंकि देखो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, इनका पॉलिटिक्स में एक अच्छा खासा पकड़ तो होती है। तो इन लोगों ने पार्लियामेंटेरियंस को फोर्स किया, प्रेशराइज किया, पूरी पार्लियामेंट ने अंडर प्रेशर कैलिको एक्ट पास किया, जिस एक्ट के अंतर्गत कहा गया कि इंडियन कैलिको को बैन किया जाता है इंग्लैंड में। इतना होने के बाद भी जो इंडियन टेक्सटाइल्स था वो एक इम्पॉर्टेंट आइटम था, जिसे अंग्रेज जो नॉर्मल पीपल थे, कॉमन पीपल जो थे, वो बहुत पसंद करते थे, और ये अभी भी इम्पॉर्टेंट आइटम रहेगा। इंग्लैंड ने लेने से मना कर दिया तो क्या, बहुत सारे डिफरेंट अनदर यूरोपियन कंट्रीज भी तो है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, पोर्चुगल है, डच है, नेदरलैंड्स है, मतलब ये लोग तो खरीदेंगे, है ना। सो अभी भी हम हमारे कॉटन टेक्सटाइल में ट्रेड कर रहे थे वेरियस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज से। कब तक करते रहे बेटा, 18th सेंचुरी तक करते रहे। क्योंकि अंग्रेज़ों को अब इस बात से प्रॉब्लम होने लगी कि पूरी दुनिया हमारा, पहले तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि हमारे इंग्लैंड में हमारे लोग क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं हमारे क्लॉथ को, चलो इंडियन कैलिको को बैन कर दो, करा दिया। अब ये बोल रहे हैं कि क्यों ये जर्मनी, क्यों ये फ्रांस, क्यों पोर्चुगल, क्यों स्पेन ये इंडिया का गुड खरीद रहे हैं, इंडिया का क्लॉथ खरीद रहे हैं, हमारा क्यों नहीं खरीद रहे। तो अब ये कुछ ऐसी चक्कर चलाएंगे कि 18th सेंचुरी तक ही हम डील कर पाएंगे, उसके बाद पूरा साम्राज्य समेट लेंगे कौन, अंग्रेज, ब्रिटिश। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कॉटन क्लॉथ ही बहुत अच्छा बनाते थे, हम बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ऐसे बनाते थे कि लोग उनको खरीदने के लिए दूर दूर से आते थे। पर ब्रिटिशर्स आए, उन्हें वो काम भी हमारा पसंद नहीं आया, उन्हें लगा भाई ये काम ये क्यों करेंगे, हम भी करेंगे, है ना। तो बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश कॉलोनाइजर ने ओवरथ्रू कर दिया मतलब उखाड़ के बाहर फेंक दिया।
अब जो हमारे पेंटर्स थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, जो अपने मास्टरपीस के लिए जाने जाते थे, वो इसलिए जाने जाते थे क्योंकि राजा उनसे क्या देता था, पैट्रोनेज करने का मतलब ये होता है कि भाई आप मेरे महल में रहो, आपके खाने पीने, आपके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, आप बस बहुत अच्छा कुछ अपना मास्टरपीस बनाओ। इसीलिए वो टोटली फोकस रहते थे अपने सिंगिंग पे, डांसिंग पे, पेंटिंग पे। पर अब रूलर ही नहीं रहा तो उसका पैट्रोनेज भी नहीं रहेगा। आई बात समझ में? जैसे सपोज करो किंग अशोक है, अशोक ने एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, उसको पैट्रोनेज दिया कि भाई तुम्हारी फैमिली की चिंता मत करो, उसकी नीड मैं पूरी करूंगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। तो अब ये बिल्कुल बिना चिंता के सिर्फ अपनी पेंटिंग पे काम करने लगा। पर अब अशोक ही रूलर नहीं रहे तो उनका पैट्रोनेज भी नहीं रहेगा ना, वो अब पैसा नहीं देंगे उस पेंटर को, म्यूजिशियन को। तो अब बेचारे हमारे अर्बन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो डिक्लाइन कर जाएगी क्योंकि अब उसको पैट्रोनेज नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले जो रूलर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज, उनको पैसा वैसा देते रहते थे कि चलो तुम लोग अच्छा काम करो। जब कंपनी रूल हुआ तो जो कंडीशन थी इंडियन क्लॉथ मेकर्स की वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई। जो स्पिनर्स थे, वीवर्स थे, उन्हें रॉ मटेरियल बहुत हाई प्राइस में ख़रीदना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो रॉ कॉटन था वो अंग्रेज खरीद लेते थे। कॉम्पिटिशन था, उस कॉम्पिटिशन की वजह से हुआ क्या, हमारे इंडियन वीवर्स को ही वो महंगे दामों में कॉटन मिलने लगा। मतलब देखो, कॉटन प्रोड्यूसर हमारे इंडिया में जो पीसन पहले थे वही थे, पर अब बायर में इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, स्पेन भी है। तो ऑब्वियसली बात है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ी जाएगी। तो हमारे इंडियन जो वीवर्स थे उनको रॉ मटेरियल महंगे दामों में मिलने लगा। और जो कंपनी के एजेंट्स थे वो उन्हें फोर्स करते थे कि भाई जो तुम्हारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसे तुम कम दामों में बेचो। पहली बात तो हम रॉ मटेरियल लें महंगे दामों में, उस पर मेहनत करके जो फिनिश्ड मटेरियल बनाए या फिनिश्ड गुड बनाए उसको हम कैसे दामों में बेच दें, कम दामों में। क्यों? क्योंकि हमें कौन फोर्स कर रहा है, कंपनी के एजेंट फोर्स कर रहे हैं। इससे जो हमारे स्पिनर्स थे जो स्पिनिंग का काम करते थे, मतलब कॉटन से जो थ्रेड बनाने का काम करते थे, उन्हें कहते थे स्पिनर्स। जो हमारे वीवर्स थे, वीवर का काम होता है थ्रेड को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्रेस करके क्लॉथ बनाना। क्लॉथ बनाने का काम किसका है, वीवर का। और कॉटन से धागा बनाना वीविंग मशीन पे काम किसका था, हमारे स्पिनर्स का। तो स्पिनर की भी इनकम कम, वीवर की भी इनकम कम हो गई। अब वो लोग बेचारे अपनी लाइवलीहुड के लिए किसी और फील्ड की तलाश में थे कि भैया बीइंग अ स्पिनर, बीइंग अ वीवर तो हम हमारी फैमिली के नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो चलो अब हम कुछ और काम करते हैं। जैसे अब हम खेती किसानी करने लग जाते हैं, वीविंग करना, स्पिनिंग करना छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ये कहाँ पर आया, इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में था कोल, इंग्लैंड में था आयरन, है ना, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसकी वजह से इंग्लैंड में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कब आया बेटा, मिड 18th सेंचुरी में, बोले तो 1750s में आ गया। इसने हैंडमेड गुड्स को रिप्लेस कर दिया, किससे, मशीन मेड गुड्स से, जो कि काफ़ी सस्ता होता था क्योंकि मशीनों से आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड बना सकते थे। मशीनें लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रही थी, इसीलिए उनका गुड कैसा होता था, सस्ता। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, प्रोग्रेस करता गया, जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे उन्हें अब प्रोटेक्शन चाहिए थी। किससे प्रोटेक्शन चाहिए थी, अगेंस्ट कंपटीशन फ्रॉम इंडियन टेक्सटाइल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हैंडमेड गुड्स से वो क्या पे शिफ्ट कर गए, मशीन मेड गुड्स से शिफ्ट कर गए। तो अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैन्युफैक्चरर थे, जो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद कर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब उनका उनकी सरकार से एक ही बात थी कि भाई आप लोग है ना हमें किसी तरीके से सेफ रखो इंडियन टेक्सटाइल से, क्योंकि अगर इंडियन टेक्सटाइल इंग्लैंड के मार्केट में आती हैं तो लोग ऑब्वियसली बात है उन्हें ही परचेस करेंगे, हमारे गुड को परचेस नहीं करेंगे। तो 1770s में जो पार्लियामेंट थी, है ना, उसने विड्रॉ कर लिया कैलिको एक्ट को और इम्पोज करने लग गए वो हैवी ड्यूटीज़ किसके ऊपर, इंडियन गुड्स के ऊपर, है ना। अगर कोई भी इंडियन गुड्स ब्रिटिश मार्केट में आएगा तो कोई भी गुड, तो भाई उसके ऊपर बड़ी अमाउंट में ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसे हमारा कोई क्लॉथ वहाँ गया 100 रुपये में, तो वो उसके ऊपर 50-60 रुपये ड्यूटी लगा के उसको 160-150 का बना देंगे। तो पहले कैलिको एक्ट बनाया था, पर 1770 में कैलिको एक्ट को विड्रॉ करके क्या कहा गया कि भाई अब इंडियन गुड्स, अगर कोई भी इंडियन गुड्स ब्रिटिश मार्केट में आएगा तो उसको हैवी ड्यूटी झेलनी पड़ेगी। हम बहुत हैवी ड्यूटी लगा देंगे उसको ब्रिटिश मार्केट में आने के पहले ही, ठीक है।
100 की चीज़ को 200 का कर देंगे, 150 का कर देंगे, जिससे वो हमारे ब्रिटेन में महंगी हो जाए और लोग हमारे गुड को खरीदें। कौन सा गुड? जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से बना हुआ है। इसके बाद से क्या हुआ बेटा, जो इंडियन गुड्स था वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया ब्रिटेन में और उसकी डिमांड धीरे धीरे गिरने लगी। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ 150 रुपये में मिलेगी और 100 रुपये में मिलेगी और थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा तो व्यक्ति इसको ही खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे वो हमारा? में पार्लियामेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि एक्सपोर्ट किया जाएगा कुछ क्वांटिटीज़ ऑफ मशीन मेड क्लॉथ का इंडिया में, और इंडिया में उतनी क्वांटिटी तो बेचना कंपलसरी है ही। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में है उसके ऊपर ये प्रेशर था कि आपको ब्रिटेन से फिनिश गुड मंगवाना ही है और इंडियन मार्केट में उसको सोल्ड आउट करना ही है। तो जब अर्ली 19th सेंचुरी आई तो कंपनी के जो मर्चेंट थे अब वो इंडियन क्लोथ को नहीं परचेस करते थे, वो ब्रिटिश क्लोथ जो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ में बन रहा है, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में बन रहा है, उसको प्रमोट करते थे कि भैया इसको आप लोग ले लो। मतलब अब हम वो हमारे क्लोथ को परचेस ही नहीं करेंगे, अब वो उनके गुड को इंडिया में बेचेंगे। जो ब्रिटिश क्लॉथ था वो सस्ता भी था, एक अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा था हमारे एक्सपेंसिव इंडियन क्लॉथ को। हमारा क्लॉथ यूनिक होता था, एग्जीक्यूट होता था, किसी पे आपने मोटिव वर्क किया है, किसी पे एम्ब्रॉयडरी की है, किसी पे छिपेकारी वाला काम किया है, कहीं पर टाई एंड डाई का काम है, तो हमारा हर क्लॉथ यूनिक होता था। उनके क्लॉथ में यूनिकनेस तो नहीं थी पर वो सस्ता था। सस्ता होने की वजह से वो हमारे मार्केट में हमारे इंडियन सेलर्स को बहुत कंपटीशन देने लग गया। बहुत सारे जो इंडियन स्पिनर्स थे, वीवर्स थे, वो अपने गुड को बेच ही नहीं पा रहे थे, है ना। अब जब तक आप गुड को सेल नहीं कर पाते बेटा, आपके पास पैसा नहीं आएगा कि आप दोबारा काम कर सको। तो उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया कि भाई जब ब्रिटेन का ही गुड यहाँ बिकना है तो हम क्यों गुड बनाएं और अपना लॉस करें। वो लोग भी अपनी लाइवलीहुड के लिए कहीं और काम ढूंढने चले गए। इस तरीके से हमने देखा कि हमारी पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका, बड़ा सेटबैक मिला। किससे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, जो कहाँ पर हो रहा था? ब्रिटेन में। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी भी ऐसी थी ना बेटा कि वो चाहते ही नहीं थे कि हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश करे। वो चाहते थे कि हम उन्हें रॉ मटेरियल दें और हम एक्सपोर्टर बन जाएं रॉ मटेरियल के और इंपोर्ट करने लगे क्या बेटा? उनके फिनिश्ड गुड को। बस वो यही देखना चाहते थे हमें। बेटा अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट को। चार्टर एक्ट कब आया? 1830 में। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट था। चार्टर एक्ट इंडिया में कब आया? 1813 में। आप ध्यान से सुनो, ये रहा इंग्लैंड और ये रहा हमारा इंडिया। तो होता क्या था, पहले जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सोल राइट थे, मोनोपोली थी कि इंडिया से किसी भी आइटम का ट्रेड होगा इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए, तो वो कौन ही करेगी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। पर जब चार्टर एक्ट 1830 आया तो क्या हुआ? इस मोनोपोली को, इस सोल राइट को ख़त्म कर दिया गया, इस मोनोपोली को एंड कर दिया गया और कह दिया गया कि अब कोई भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर इंडिया जा सकता है और इंडियंस के साथ ट्रेड कर सकता है। तो जो चार्टर एक्ट आया था 1830 में, उसने कंपनी के मोनोपोली को इंडियन ट्रेड से ख़त्म कर दिया और ओपन कर दिया इंडियन मार्केट को ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर के लिए। जल्दी ही सस्ते मशीन मेड गुड्स, ब्रिटिश टेक्सटाइल, ये सब इंडिया में फ्लड करने लगा। जल्दी ही क्या हुआ बेटा, बहुत सस्ता ये जो मशीन मेड गुड था वो बाढ़ की तरह इंडिया में बहने लगा। अब तो इंडियन गुड्स की डिमांड बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। फ्लडेड मतलब बाढ़ आना। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आती थी, अब तो सारे मैन्युफैक्चरर, जितने ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर वो इंडिया के साथ डील कर रहे हैं और इंडिया में भर भर के ब्रिटेन का गुड आ रहा है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपनी होम कंट्री का फ़ायदा चाहती थी, इंग्लैंड का फ़ायदा चाहती थी, इसलिए उसने कोई ड्यूटीज़ भी फॉरेन गुड्स के ऊपर नहीं लगाई। जब इंडिया का कोई गुड इंग्लैंड में जाता है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती, टैक्सेस लगा दी जाती, उसको महंगा बना दिया जाता। पर अब ये इतने सारे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर इंडिया में इतना सारा सामान लेके आ रहे हैं, इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जा रही थी। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ तो पूरी तरह ख़त्म और उनकी इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश करने लगी। और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए कोई भी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए। नहीं तो हमारी इंडस्ट्री का प्रमोशन हो रहा है, नहीं तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिल रही है। मतलब ऑल इन ऑल हमारी इंडस्ट्रीज़ तो डिक्लाइन फेज़ में आई गई थी इस टाइम तक।
इन कंडीशन में जो इनकम थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ की और जो बहुत सारे लोग थे उन जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे उनकी इनकम डिक्लाइन होने लगी बहुत तेज़ी से। तो जो इनकम थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ की और वो बहुत सारे लोग जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड कर रहे थे उनकी इनकम स्टीडली डिक्लाइन करने लगी। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में होने लग गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होने लग गया बेटा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक पेटिशन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो हमें ये बताती है, स्टेट करती है, अ पेटिशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अराउंड 1840 स्टेटेड। वो क्या बताती है कि कंपनी ने अलग अलग तरीके से एनकरेज किया है, असिस्ट किया है हमारे ग्रेट मैन्युफैक्चरर को, हमारे स्किल को, और इन्हीं स्किल के बदौलत वो इंडिया को कन्वर्ट कर पाए हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से एक ऐसी कंट्री जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करती है किसका? रॉ मटेरियल का। और बेटा इतना सब कुछ होने के बाद भी इन स्पाइट ऑफ दिस जो हैंडलूम क्लॉथ वुवन था, जो कॉटन यान को स्पन किया जा रहा था चरखे के ऊपर, वो कंटिन्यू रहा और हमारे घरों में फैमिली लेबर की हेल्प से कंट्री के डिफरेंट रीजन में ये काम चलता रहा। आज भी आप लोग देखते हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, फिर महेश्वरी साड़ी, ये सब कहीं ना कहीं डिफरेंट पॉकेट्स में अपना काम करती रहीं और लोकल डिमांड्स को पूरा करती रहीं। कोर्स क्लॉथ की जो लोकल डिमांड थी उसको पूरा करती रही। जो रफ़ यूज़ के लिए यूज़ होता है उसके लिए भी बहुत सारे लोग बैठे थे जो कंटिन्यू काम कर रहे थे, और कुछ तो इतना एग्जीक्यूट था जो बंद ही नहीं हुआ, जैसे बनारसी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, है ना, इनका काम भी चलता रहा। कोरस क्लॉथ में भी काम चलता रहा। बाद में हमने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। महात्मा गांधी ने लोगों को प्रे किया कि आप होम स्पिन क्लॉथ पहनो, इंडिया में बने क्लॉथ को पहनो, ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करो। तब हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में फिर से धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होगा। वो फेज़ जहाँ पर हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा अब वो एंड होगा धीरे धीरे। महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट में एंटर होंगे और लोगों से प्रे करेंगे कि भाई आप खादी पहनो, इंडियन कॉटन पहनो, सो दैट इट विल क्रिएट इनकम फॉर होम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। और ऐसा होगा भी बेटा। गांधी जी ने चरखे को प्रमोट किया एज द सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। 1921 में गांधी जी एक फ्लैग बनाएंगे, इंडियन फ्लैग, उसके ऊपर बीच में चरखा ही होगा, है ना, चरखा जिसको हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग व्हील। और इसको किसका सिंबल बताया गांधी जी ने? सेल्फ रिलायंस का। बेटा इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर ख़त्म। हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को।